हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली बढ़ते हैं डायरेक्टर्स के चैप्टर में आगे। सेक्शन नंबर 152 हमने कंप्लीट किया था, उसी के आगे चल रहे हैं, जिसमें हमारा बात जो होगी वो होगी सेक्शन नंबर 153 से लेके सेक्शन नंबर 159 तक। अब ये क्या है सारे, ये सारे के सारे रिलेटेड सेक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं बात करते हैं किसके ऊपर, डिन के ऊपर। और डिन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सभी की चर्चाएं की गई है इन सेक्शंस के अंदर। साथ ही में एक छोटा पार्ट है सेक्शन 152 का सबसेक्शन नंबर 3, वो भी कहीं ना कहीं डिन से रिलेटेड है, तो उसकी भी जरा सी चर्चा यहाँ पे होके चलेगी। अब ये डिन की सारी बातों को शुरू करने से पहले जो हमारा सवाल आता है वो ये है कि सर ये डिन क्या होता है, ये डिन क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो बेसिक सी थिंग है, जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर आपकी एक आइडेंटिटी होती है जो पहचानी जाती है आपके पेन से थ्रू, मतलब कि आपका एक यूनिक पेन नंबर होता है जो कि सिर्फ आप ही का होता है, वैसे और किसी और को अलॉट नहीं किया जा सकता। और आपको कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक ही पेन रखेगा जो कि आजीवन उसके काम आएगा, ठीक है, विच इज परमानेंट अकाउंट नंबर। सेम उसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक नंबर अलॉट किया जाने लगा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई साहब जो जो डायरेक्टर बनेंगे ना उनको हम एक यूनिक नंबर देंगे। वो यूनिक नंबर 1 फॉर लाइफ होगा, मतलब एक बार आपको मिल गया, जिंदगी भर आपके साथ वो नंबर चलता रहेगा। एक से ज्यादा दिन आप ले नहीं सकते, एक ही दिन आपको मिलेगा, उसी से आपको काम चलाना है। तो इस टाइप से डायरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जा सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं अंदर की बात आपको बताऊं तो वो ये है कि डायरेक्टर्स अगर कुछ भी गलतियां करते हैं, कोई भी कांड करते हैं, तो उनको ट्रेस करना आसान हो जाए। अगर उनकी लापरवाही की वजह से कोई भी इलीगल एक्टिविटी या कोई भी इस टाइप का मिसकंडक्ट हो रहा है तो किस डायरेक्टर ने किया, उसके क्या पर्टिकुलर्स हैं, वो आसानी से ट्रेस हो पाएंगी अगर एक उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर उसको अलॉटेड होगा तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिन, ठीक है। चलिए सर, तो डिन बेसिकली कौन अलॉट करता है, तो डिन हमें अलॉट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, टू एनी इंडिविजुअल। ऑब्वियस सी बात है, डिन किसी को कब चाहिए होगा, जब वो चाह रहा होगा कि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊं। किसी का अगर मन कर रहा होगा कि भाई साहब मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊं, तो उस केस में उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट आएगी एज पर सेक्शन 152 वो यही आएगी कि भाई साहब तुम्हारे पास डिन होना जरूरी है। और उसके लिए फिर वो अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद उसको एक डिन अलॉट कर देगी, ठीक है सर। इट इज प्रोवाइडेड दैट दिन ऑब्टेन्ड बाय द इंडिविजुअल्स प्रायर टू नोटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल शैल बी द डिन फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली वही बात हो गई कि जो रूल्स यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिए गए हैं, इससे पहले भी तो डिन इश्यू होते होंगे, ऑब्वियस ही बात है, पुराने एक्ट थे, पुराने रूल्स थे, उनके तहत भी डिन जो थे वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किए जाते थे। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई पहले के भी डिन आए गए हैं ना, तो वो भी इस एक्ट के द्वारा जो डिन का पर्पस है उसमें वो काम में आ सकते हैं, और उसके इक्विवेलेंट ही उसको भी माना जाएगा। कोई अलग से डिन का कोई चक्कर नहीं आएगा कि नए रूल्स आए तो नए वाले डिन मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास पहले ही डिन ऐसा है, जिन्होंने इशू करवा रखा है, जिनको अलॉटेड है, वो उसको भी यूज करके कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट है उस जगह पे उसको यूज कर सकते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, हमने एलएलपी एक्ट पढ़ा था, और एलएलपी एक्ट में हमने देखा था कि वहां पे जिन जिन लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना होता है उन्हें जरूरत पड़ती है डी पिन की, उन्हें जरूरत पड़ती है डी पिन की। तो सर डी पिन क्या है, डी पिन इज नथिंग बट एज इक्विवेलेंट एज डिन। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास डी पिन है तो वो एज अ डिन काम आ सकता है, और अगर किसी के पास डिन है तो वो एज अ डी पिन काम आ सकता है। मतलब दोनों की दोनों एक ही चीजें हैं जो कि आपका एमसीए के द्वारा मैनेज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चलती है इसको। और वो ये कहते हैं कि अगर किसी के पास डिन है तो उसको अलग से डीपिन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही चीज है, एक ही नंबर है, एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसके तहत डिन और डीपिन वालों को एक साथ ट्रेस किया जा सकता है। तो सेम चीज आ गई कि अगर किसी के पास डीपिन है एज पर एलएलपी एक्ट और उसे किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो उसको अलग से डिन की जरूरत नहीं है, उस डीपिन की मदद से ही डायरेक्टर बन पाएगा। एंड सेम अगर कोई डायरेक्टर है और उसको किसी एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो उसको अलग से डीपिन लेने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके पास डिन होगा वही इक्विवेलेंट काम करेगा उसको डीपिन की जगह पे भी, ठीक है सर। तो ये एक पॉइंट और यहां पे क्लियर हो गया। इसको लेके एक एग्जांपल है छोटा सा कि मिस्टर राजेश हैं जिनके पास डिन है, वो उसका डिन नंबर ये रहा, एंड ऑलरेडी अपॉइंटेड इन मेसर्स राज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे ये ऑलरेडी अपॉइंटेड है एज अ डायरेक्टर। ही वांट्स टू अपॉइंट हिमसेल्फ इन मेसर्स कर्नावत इंडस्ट्रीज एलएलपी एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। इस एलएलपी के अंदर ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं। हियर ही डज नॉट रिक्वायर टू अप्लाई फॉर डीपिन, इन्हें डीपिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज पर सेक्शन 7 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 डिन कैन बी यूज्ड एज डीपिन फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड वाइस वर्सा। यहां पे इसका उल्टा भी है कि किसी के पास अगर डीपिन होगा तो वो भी एज अ डिन यूज किया जा सकता है।
ठीक है सर। रिक्वायरमेंट ऑफ डिन, तो ये वही सेक्शन है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई साहब डिन की रिक्वायरमेंट होती है, सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन नंबर 3, जो क्या कहता है कि भाई साहब बिना डिन के कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर नहीं बन सकता, उनके पास डिन होना जरूरी है। कौन सा वाला डिन? वो डिन जो कि अलॉट किया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 154 या फिर कोई और ऐसा सिमिलर नंबर जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 153। अब ये बेसिकली क्या है सर? तो सेक्शन नंबर 153 जो है वो बात करता है एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन, मतलब कि एक इंडिविजुअल है, उसको अगर डिन चाहिए तो वो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करता है अंडर सेक्शन 153, और 153 के तहत उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करते हुए उसको अंडर सेक्शन 154 क्या मिल जाता है? डिन अलॉट कर दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि 153 जो प्रिस्क्राइब करता है आपको कोई भी नंबर, वो भी आपका एज अ डिन ही है, मतलब बेसिकली डिन ही प्रिस्क्राइब करता है और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे 153 के अंदर ये लिखा गया है कि आप प्रॉपरली एप्लीकेशन फाइल करोगे फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन, और इसके तहत आपको 154 में आपको डिन अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई डिफरेंस ही बात नहीं है, यहाँ पे बस दोनों सेक्शन का रेफरेंस देते हुए कहा गया है कि भाई साहब सेक्शन 152 सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर किसी को भी अगर डायरेक्टर बनना है तो उसको उसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? डिन की जरूरत पड़ेगी, जो कि अलॉट किया जाता है सेक्शन नंबर 154 के तहत। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन नंबर 3। ठीक है सर, अब ये तो कुछ हमने देख लिया बेसिक्स की सर डिन क्या होता है, डिन डीपिन की तरह काम आ सकता है, वन फॉर लाइफ टाइम वगैरह वगैरह। अब दो इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे। देखो यहाँ जो सेक्शन है वो कॉन्टिन्यूशन में चलेगा, 153 से चलेगा 159 तक। ठीक है, अब ये सारे कॉन्टिन्यूशन के अंदर जो चलेंगे तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि इसका मेजर एरिया कवर करते हैं, सेक्शन नंबर 153 और सेक्शन नंबर 154। इसके बाद जो बच गया आपका 155, 156, 157, 158 और 159, तो इसके अंदर कुछ बेसिक्स सी बातें हैं, एक एक लाइन की आप कह लो कि भैया ऐसी सी छोटी छोटी सी बातें लिखी हुई है कि भाई साहब डायरेक्टर को डिन इंटीमेट करना पड़ेगा, कंपनी को उसको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, किसी ने कोई गलती करी तो कैसे पनिशमेंट मिलेगी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत मिसलिनियस सी बातें हैं। जो मेन एरिया है डिन से रिलेटेड मैटर्स का वो यहीं पे कवर हो जाएगा सेक्शन नंबर 153 और 154 के अंदर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, उसी में से पहला सेक्शन देखना शुरू करते हैं, सेक्शन नंबर 153। क्या है सर इस सेक्शन का नाम? इस सेक्शन का नाम है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि भाई साहब मुझे डिन दे दो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कहोगे हे सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टर बनना है, और आपने कंडीशन लगा रखी है सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर कि तुम्हारे पास डिन होना चाहिए। तो ठीक है जी, मेरे को डिन चाहिए, मेरे को डिन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है और मैं फाइल कर रहा हूं अंडर सेक्शन 153। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्टर बनना है या बनना चाहता है तो उसको डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 153। किसको एप्लीकेशन देगा सर? तो ये एप्लीकेशन देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब यहां पे देखो लिखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ अपने नाम पे ले लेती है और धीरे धीरे फिर अपने पावर्स को क्या कर देती है? डेलीगेट कर देती है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने इस पावर को डेलीगेट कर दिया है। किसको डेलीगेट कर दिया है? रीजनल डायरेक्टर को। आपको पता है एमसीए के अंदर हर एक रीजन के अंदर एक रीजनल डायरेक्टर होते हैं और उसके सिमिलर कई और डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स डिन को अलॉट करने की डेलीगेट कर दी हुई है, किसको? रीजनल डायरेक्टर को। लेकिन ये हो गई अंदर की बात। एज पर लॉ आपको क्या वर्ड याद रखना है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही याद रखना है कि भाई साहब एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर। अभी हम आगे देखेंगे किस फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन दी जाती है, और साथ ही में जो भी उसकी प्रिस्क्राइब फीस होती है जो कि जनरली 1000 रुपीज है, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है सर। इट इज प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी बात कर रहे हैं हम डिन के, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रिस्क्राइब कर सकता है विच शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड इन केस ऑफ एनी इंडिविजुअल होल्ड्स और एक्वायर सच आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर किसी के पास पहले से है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास पहले से ही डिन है या फिर इस टाइप का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, उसको दोबारा डिन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी को यूज करते हुए कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है ना। रूल 9 क्या बात कर रहा है इसके ऊपर? तो रूल 9 बेसिकली आपको प्रोसीजर बताता है। किस चीज का प्रोसीजर बताता है? कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन दोगे फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो कहां पे बताया गया है? रूल नंबर 9 के अंदर बताया गया है। क्या बता रहा है रूल नंबर 9? रूल नंबर 9 कह रहा है कि हर एक एप्लीकेंट जो चाहता है किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना, उसको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली। डिजिटल इंडिया है हमारा, इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा। किस फॉर्म के अंदर? फॉर्म DIR 3 के अंदर। फॉर्म का नाम है, ये आपको याद रखना जरूरी हो जाता है कि किस फॉर्म के अंदर डिन की एप्लीकेशन जाती है। तो जाती है DIR 3 के अंदर। किसको जाएगी सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाओगे। और देखो यहाँ पे इसका फुटनोट बना दिया गया, इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है।
सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन दोगे, किस लिए दोगे कि सर जी हमें अलॉटमेंट कर दो, दिन दे दो हमें, और ऑब्वियस ही बात है जो भी इसकी प्रिस्क्राइब फीस है विच इज 1000 रुपीज राइट नाउ, वो आप इसके साथ साथ पे करोगे। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे क्या इन्होंने प्रश्न चिन्ह बना दिया, क्या कह रहे हैं कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर और फंक्शन जो है इन रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ डिन, जो कि सेक्शन 153 और 154 के अंदर डील किया जाता है, उसको डेलीगेट कर दिया। किसको डेलीगेट कर दिया? रीजनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ रीजनल डायरेक्टर एट नोएडा। तो रीजनल डायरेक्टर एट नोएडा जो बेसिकली आपका नॉर्दर्न रीजन है, इसके जो रीजनल डायरेक्टर होंगे इनको ये डेलीगेट कर दी गई है पावर कि भाई साहब तुम्हारा काम है, अब तुम डिन को अलॉट करना और इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसको डील करोगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके से अपने पावर्स को डेलीगेट किया हुआ है। चलिए सर, ये भी पता होना जरूरी था। आगे अब एक चीज देखो क्या है, प्रोसीजर क्या है सिंपली कि सपोज करो आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो आपको उसके लिए दिन चाहिए, ठीक है। अगर लेट से आपको एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है, आपको डायरेक्टर नहीं बनना है, ऐसा नहीं कि पहले से कोई कंपनी चल रही है, आप एक नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो। तो नई कंपनी जब स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये चीज पता होगा या पता होना चाहिए कि आपको नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस फाइल करनी होती है और उसका एक शॉर्टकट जुगाड़ होता है जिसका नाम है फॉर्म INC 32। इसको हम स्पाइस फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेसिकली इस फॉर्म के तहत कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नई कंपनी अगर आपको बनानी है तो आपको इस नाम का एक फॉर्म है, फॉर्म INC 32 स्पाइस, जिसको आप फिल करोगे और फिल करने के बाद आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी फुलफिल करते हुए, ठीक है। अब सपोज करो आप एक नए व्यक्ति हो जिसके पास पेन तो है लेकिन उसके पास दिन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में आप चाहते हो कि सर जी मैं पहले जाके दिन लूं, पहले मैं जाके डिन लूं और डिन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? DIR 3 फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मुझे ये अपना INC 32 फाइल करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसका शॉर्टकट हो और मैं एक ही फॉर्म फाइल करूं, उसी के अंदर मुझे डिन भी मिल जाए। तो हाँ जी, ऐसा होता है, ऐसा मुमकिन है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो और आप उस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो और आपके पास डिन नंबर नहीं है, तो आपको अलग से डिन नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले आप DR 3 फाइल करोगे, डिन नंबर आएगा, फिर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाओगे। ऑल्दो पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप सीधा सीधा एक फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म INC 32 स्पाइस, और अगर आपके पास डिन नहीं है तो पेन के बेसिस पे आपके यहाँ पे पर्टिकुलर्स फिल किए जाएंगे और इस फॉर्म का जब समापन होगा, मतलब जब ये वेरीफाई होकर इसको अप्रूवल मिल जाएगी, तो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको आपका डिन नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक तरीके का शॉर्टकट तरीका हो गया, रैपिड तरीका हो गया कि फास्ट तरीके से काम हो सके और कंपनी बनने में और डिन मिलने में ज्यादा दिक्कतें ना आए, उसका एक सॉल्यूशन है ये। लेकिन शर्त ये है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही डायरेक्टर बन सकते हैं, मतलब 3 ही लोगों को ऐसा डिन मिल सकता है। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आप एक छोटी कंपनी बनाने जा रहे हो जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है, तो आप स्पाइस के थ्रू डिन भी ले लोगे, कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। 3 डायरेक्टर है तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर 4 डायरेक्टर है तो उस केस में नहीं हो पाएगा। उस केस में तभी मुमकिन होगा जब कम से कम एक के पास डिन होना चाहिए और 3 व्यक्ति इस शॉर्टकट के जरिए डिन प्राप्त कर लेंगे। मतलब कि 3 ही डायरेक्टर को परमिशन है कि 3 ही प्रपोज डायरेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि इस फॉर्म के तहत अपना डिन प्राप्त कर पाएंगे। 3 से ज्यादा होंगे तो उनको पहले से अलग से डिन लेना पड़ेगा और उसके बाद इसको आगे बढ़ के आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन कि 3 डायरेक्टर से ज्यादा की परमिशन यहां पे नहीं दी गई है। ओके सर, इट इज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ प्रपोज डायरेक्टर नॉट हैविंग डिन नहीं है जी, द पर्टिकुलर्स ऑफ मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स shall be mentioned in form number INC 32 spice and din may be allotted to the maximum 3 proposed directors through form INC 32 spice, ठीक है ना। तो इसके तहत इन 3 लोगों को भी डिन अलॉट कर दिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, मिस्टर वरुण है, मिस्टर अंकित और मिस्टर पराग हैं, आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे डू नॉट हैव डिन बिकॉज दे आर बिकमिंग डायरेक्टर्स इन एनी कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। हेयर दे कैन अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन अलोंग विद द फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म है उसके साथ साथ ही डिन अलॉट करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफ द कंपनी, दैट इज फॉर्म INC 32 स्पाइस। ये फॉर्म भी आपको याद करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट और बेसिक सी बात है कि आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो कंपनी बनती किस फॉर्म से है वो भी आपको पता होना चाहिए ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भाई साहब? सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फैसिलिटेट
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन थ्रू द पोर्टल ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एमसीए की वेबसाइट के थ्रू आप DIR 3 का एक फॉर्म डाउनलोड करते हो और इसको फिल करने के बाद इसी पोर्टल पे जाके इसको क्या कर देते हो, आप अपलोड कर देते हो और इसी पोर्टल के जरिए आपको डिन जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। तो बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि प्रोवाइड किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इसके थ्रू एप्लीकेशन सबमिट भी हो सके और उनको डिन अलॉट भी किया जा सके। ओके सर, नाउ द एप्लीकेंट शैल डाउनलोड फॉर्म 3 फ्रॉम दी पोर्टल। पोर्टल बोले तो ये एमसीए की साइट से फॉर्म 3 डाउनलोड करेगी, उसको फिल करेगी उसमें रिक्वायर्ड पर्टिकुलर जो भी होगा उसको वेरीफाई करेगी, साइन करेगी द फॉर्म एंड आफ्टर अटैचिंग कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इसके अंदर अटैच करने पड़ेंगे। स्कैन एंड फाइल द इंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब बेसिकली हिंदी में बताऊं तो क्या हो रहा है कि आप एक फॉर्म होगा जो कि डाउनलोड करोगे इस एमसीए की वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है फॉर्म DIR 3। फॉर्म को ओपन करोगे, जो जो पर्टिकुलर्स के अंदर फिल करने के लिए होंगे सारी चीजें फिल करोगे, वेरीफाई करोगे सारी चीजों को, और उसके बाद उसमें आपको अटैचमेंट लगानी पड़ेंगी ये सारी। अब ये सारी यहाँ पे अटैचमेंट मैक्सिमम लिखी गई है, ऑल्दो मिनिमम में इतनी सबकी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2 ही अटैचमेंट्स आपका काम चल जाता है, दैट इज फोटोग्राफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, अदरवाइज दिस इज द मैक्सिमम डॉक्यूमेंट विच कैन बी सॉर्ट बाय द एमसीए। मतलब एमसीए के द्वारा इनको मांगा जा सकता है और आपको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नंबर 1 इज फोटोग्राफ। ठीक है सर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप लगा दोगे, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लगा दोगे। आपको पता होगा आइडेंटिटी प्रूफ क्या होती है और रेजिडेंट प्रूफ क्या होता है। ऑल्दो इन दोनों के दोनों को आज के टाइम पे आधार से कंपनसेट किया जा सकता है। आधार लगा दो तो दैट इज योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज वेल एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। नाउ बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग इज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी है और उसमें आप डायरेक्टर प्रपोज हो रहे हो तो ऑब्वियस बात है उस कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन होगा जिसके तहत आपको अपॉइंट किया जा रहा होगा। अभी आप अपॉइंट हुए नहीं हुए, अपॉइंट किया जा रहा है और इसी के लिए आपको डिन की जरूरत है, तो आप उस बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी भी यहां पे अटैच करोगे। एंड स्पेसिफिक सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, आपका एक सिग्नेचर की कॉपी भी होगी, मतलब एक तरीके से उसका फुटप्रिंट टाइप का होगा जो कि आपको उसको अटैच करना होगा कि भाई साहब ये सिग्नेचर है। क्या इससे काम बन गया? नहीं सर, अभी काम नहीं बना। अभी आपको इसको साइन भी करना है। साइन कैसे करोगे सर? DSC के थ्रू करोगे। DSC क्या होता है सर? DSC आपको पता होगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहा जाता है। बेसिकली एक टोकन होता है, USB टोकन जैसा। एक्सपेक्ट कर रहा हूं इतनी बेसिक चीज आपको पता होगी कि USB टोकन जैसा होता है जिसके थ्रू आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को साइन करते हो। ठीक है ना, तो आपको पहले उसको साइन करना है। मतलब फॉर्म DIR 3 शैल बी साइंड एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिक बाय द एप्लीकेंट यूजिंग हिज और हर ओन डिजिटल सिग्नेचर। अपने डिजिटल सिग्नेचर से आप उसको साइन करोगे। ठीक है सर, आपने साइन कर दिया चल जाएगा? नहीं, उसको वेरीफाई किया जाएगा। कौन वेरीफाई कर सकता है? तो वेरीफाई करने के लिए बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि CA इन प्रैक्टिस, CMA इन प्रैक्टिस, CS इन प्रैक्टिस नहीं होता, जो कि जनरली हर जगह पे पाया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, वो लोग यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते। कौन वेरीफाई कर सकता है? तो वेरीफाई अगेन किया जाएगा डिजिटली, मतलब DSC सिग्नेचर वहां पे उनके लगेंगे। किसके लगेंगे? कंपनी सेक्रेटरी इन द फुल टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, यहाँ पे फुल टाइम ऑफ प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है जो कि उस कंपनी का एम्प्लॉय में है, मतलब कंपनी का कोई CS है जो कि एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो भी यहाँ पे डिजिटली वेरीफाई कर सकता है इसको। या फिर उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर उस कंपनी का डायरेक्टर, या फिर उस कंपनी का CEO, या फिर उस कंपनी का CFO। किस कंपनी की बात हो रही है? जिस कंपनी में उस बंदे को डायरेक्टर बनाया जा रहा है। मतलब कोई अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसके अंदर जिसको भी डायरेक्टर बनाया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, उस कंपनी के फुल एम्प्लॉयमेंट वाली CS या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर या फिर CEO या फिर CFO, ये व्यक्ति जो होंगे वही उसको वेरीफाई कर सकते हैं उस फॉर्म को। किस फॉर्म को? DIR 3 को, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, और उसके बाद जाके जब ये प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गया तब जाके आप इस कंप्लीट फॉर्म को अपलोड करोगे। कहां पे? MCA की वेबसाइट के ऊपर। और आपको अगर प्रैक्टिकली अभी रिसेंट का पता हो तो MCA की साइट पे जैसे हम फॉर्म जनरेट करते, अपलोड करते हैं, फीस की पेमेंट करते हैं, तो उसके बाद उसकी जो एक कॉपी, मतलब एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट जो जनरेट होता है, जो उसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर ही आपका डिन नंबर मेंशन होता है। मतलब क्या हुआ कि हाथ के हाथ काम हो जाता है, कोई वेटिंग का टाइम यहाँ पे नहीं लगता प्रैक्टिकली। लेकिन जब आप लॉ में पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 30 दिन की एक रिक्वायरमेंट है। 30 दिन की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को 30 दिन तक प्रोसेस कर सकती है और 30 दिन के अंदर अंदर वो डिन अलॉट करेगी। ये उन पे कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्या हुआ कि जब आपने MCA के पास फॉर्म जनरेट किया, अपलोड किया, तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ वहां पे डिन नंबर लिखा तो हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपके फॉर्म में कोई कमियां हो। इंस्टेंट जनरेट तो कर दिया गया, लेकिन हो सकता है आपके फॉर्म में कोई कमियां हो, कोई आपके पर्टिकुलर्स कंप्लीट ना हो, कोई भी उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी हो, इनकम्प्लीटनेस होगा, तो उस केस में आपको एक लेटर आएगा, आपको सूचित किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर कि भाई साहब तुमने जो दस्तावेज लगाए थे उसके अंदर ये कमी पेशी थी, उसको या तो ठीक कर लो, नहीं तो आपको जो डिन अलॉट किया है वो क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऑल्दो प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि आपको हाथ का जनरेट हो जाता है, बट इन जनरल इसमें 30 दिन का टाइम लगता है और थ्योरेटिकली यही कहा जाता है कि 30 दिन में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाके ही डिन अलॉट किया जाएगा। ठीक है सर। नाउ
अब एक बहुत बेसिक और जनरल सी क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे, जिसके अंदर आप देखोगे कि कई बार ऐसा देखा जाता है मोस्टली इन लेडीज, मतलब क्या होता है कि उनका नाम के आगे सरनेम नहीं होता। लेट से मैं कहता हूं किसी का नाम है सुनीता, अब सुनीता के आगे कुछ नहीं है कि सिंह है, कुशवाहा है, ठाकुर है, क्या है, कुछ नहीं है आगे, सिर्फ सुनीता अगर किसी का नाम होगा तो जब वो फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे उसमें लास्ट नेम में वो क्या भरेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर जो लास्ट नेम है वो भरना जरूरी है, तो उस लास्ट नेम में क्या भरा जाएगा जो कि उनका है ही नहीं। फर्स्ट नेम तो है, लास्ट नेम अगर नहीं है तो उस केस में कहा जा रहा है क्या कि आपको अपने फादर का सरनेम चुराना पड़ेगा। फादर का भी नहीं है सर, तो अपने ग्रैंड फादर का सरनेम चुराना पड़ेगा और उसको फिल करते हुए आप अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करोगे। एंड अलॉन्ग विद दैट एक डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा जो कि आपका DIR 3A होता है, जिसके अंदर आप फिल करोगे कि जी ऐसा था कि मेरे नाम के अंत में सरनेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, इस वजह से मैंने अपने फादर का सरनेम यूज किया है या फिर अपने ग्रैंडफादर का सरनेम यूज किया है इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। इस टाइप का एक डिक्लेरेशन भी होगा जो कि फॉर्म डायरेक्ट DIR 3A के साथ आपको उसमें फिल करके उसको अटैच करना पड़ेगा अपने DIR 3 में, ठीक है सर। तो ये और क्लैरिफिकेशन है कि इन केस द नेम ऑफ अ पर्सन डज नॉट हैव द लास्ट नेम, then his or her father's or grandfather's surname shall be mentioned in the last name along with the declaration भी आपको एक लगाना पड़ेगा in form number DIR 3A, ठीक है सर। This is all about section 153। This is all about section 153 की 153 के अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब इसी के साथ कंटिन्यूएशन में एक और सेक्शन खत्म कर लेते हैं, सेक्शन नंबर 154, क्योंकि ये आपस में ही अगर पढ़ के चलेंगे तो अच्छे से हम रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं इसको ब्रेक यहां पे नहीं कर रहा हूं। चलिए सर, तो अलॉटमेंट ऑफ डिन की बात करता है सेक्शन नंबर 154। तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टाइम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टाइम है 30 दिनों का। 30 दिन के अंदर अंदर वो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी और उसके बाद ही आपको वो अलॉट करेगी डिन, ऑल्दो प्रैक्टिकली आपको हाथ के हाथ मिल जाता है, दैट्स द सेपरेट थिंग। Now, according to section 154, the central government shall allot a director identification number to the applicant in a prescribed manner। prescribed manner को हम समझेंगे रूल नंबर 10 के अंदर कि क्या मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, कितने दिनों के अंदर, विद इन 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आया उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको डिन मिल जाएगा, लेकिन प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर उस मैनर को आपको समझना है जिसके अंदर प्रोसीजर है। मतलब रूल 10 आपको बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स बताता है जिसके तहत या तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा या फिर उसको अप्रूव किया जाएगा और आपको डिन अलॉट कर दिया जाएगा। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, अगर आपने फ्रॉड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको अप्रूव करते हुए आपको डिन अलॉट कर दिया जाएगा। तो बोथ थिंग आर कवर्ड अंडर रूल नंबर 10। नाउ क्या कह रहा है, जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर। मैंने बताया जैसे ही फॉर्म आप अपलोड करते हो आप एमसीए के पोर्टल पे जाके, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है तुरंत ऑटोमेटिकली सिस्टम के तहत, और वो आपका एक बेसिक एप्लीकेशन नंबर हुआ जिसको कि आपका एक तरीके से प्रूफ है कि आपने एप्लीकेशन फाइल किया है अंडर DIR 3। और प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं कि इसी एप्लीकेशन नंबर वाली जो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, इस एक्नॉलेजमेंट के अंदर ही आपका डिन नंबर लिखा हुआ होता है। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। बट थ्योरेटिकली आपको ये देख के चलना है कि भाई साहब हमने फॉर्म अपलोड किया, 30 दिन अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली इमीडिएटली आपको एक एप्लीकेशन नंबर वहां पर जनरेट हो जाएगा पोर्टल के ऊपर, ठीक है सर। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने का मतलब क्या, वो सारी चीजें चेक करेगी, सब कुछ देखेगी कि भैया इसको अप्रूव करना है या इसको रिजेक्ट करना है। अगर अप्रूव होता है तो ठीक, अगर रिजेक्ट होता है तो ठीक। दोनों सिचुएशन में आपको किया जाएगा कम्युनिकेट, मतलब आपको बताया जाएगा कि आपका फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया है ऑन दिस ग्राउंड, काइंडली रेक्टिफाई इट, या फिर आपको जो एप्लीकेशन था वो अप्रूव कर दिया गया है और आपको डिन प्राप्त हो जाएगा। मतलब इन बोथ द सिनेरियो आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। कितने दिनों के अंदर अंदर सर जी, 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर अंदर कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे होगी, बाय वे ऑफ लेटर, बाय पोस्ट हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आपको मेल कर दिया जा सकता है, या किसी भी मोड में, किसी भी तरीके से जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं प्रिस्क्राइब्ड, उसके तहत आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, आपको सूचना पहुंचा दी जाएगी कि आपको जो एप्लीकेशन था वो अप्रूव हो गया और ये आपका डिन, या फिर आपको जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, काइंडली रेक्टिफाई द सेम विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो कि जनरली 15 दिन होता है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर पाया जाता है कि जो आपने एप्लीकेशन दिया था वो डिफेक्टिव है या फिर वो किसी भी तरीके से अधूरा है, आपने कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट थी वो आपने नहीं लगाया, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था आपने नहीं किया, अटैच नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रॉपर्ली आपके फॉर्म को चेक करेगी और जो भी उसके अंदर डिफेक्ट होगा या जो भी उसके अंदर इनकम्प्लीटनेस होगा वो आपको सूचित कर देगी। मतलब
कि जो भी एप्लीकेंट होगा उसको वो बता दिया जाएगा, उसको ईमेल कर दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन था उसके अंदर ये सारे डिफेक्ट है। अलॉन्ग विद दैट ईमेल करने के साथ साथ उसको वेबसाइट के ऊपर भी प्लेस किया जाएगा, मतलब कि एमसी की वेबसाइट के ऊपर भी उसको वहां पे चिपका दिया जाएगा कि लो जी ये ऐसे ऐसे एप्लीकेशन थी जिसके अंदर ये कमियां हैं, उसको काइंडली रेक्टिफाई किया जाए। और उस डायरेक्शन के तहत आप उसको रेक्टिफाई करोगे, और रेक्टिफाई करने के लिए आपको कितने दिन दिए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। मतलब कि आपको मेल कर दिया गया या फिर वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर दिया गया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो भी उसकी कमी पेशी है वो आपको दूर कर देनी है। 15 दिन के अंदर उसकी रेक्टिफिकेशन हो जानी चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो आपको 15 दिन दिए गए थे, आपने कहा जी हाँ हम ना कर रहे, हमें नहीं आता, हम 15 दिन में नहीं करेंगे। आपने 15 दिन के अंदर वो पालन नहीं किया, अपनी जो एप्लीकेशन के अंदर रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं की, या फिर आपने की तो पार्शियली रेक्टिफाई किया। सपोज करो उसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट मांगे गए थे कि भाई साहब ये 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट और प्रोवाइड करो, जो कि आपने प्रोवाइड नहीं किया। आपने क्या किया? एक तो प्रोवाइड कर दिया, एक प्रोवाइड नहीं किया, मतलब कि इसे कहते हैं पार्शियली रेक्टिफिकेशन आपने की है। तो इन दोनों सिनेरियो में आपके एप्लीकेशन को क्या कर दिया जा सकता है? रिजेक्ट। आपके एप्लीकेशन को परमानेंटली क्या किया जा सकता है? रिजेक्ट। और कहा जाएगा कि बेटा जी ऐसा करना, अब एक नई एप्लीकेशन फाइल करना। अब रेक्टिफिकेशन का मौका नहीं मिल रहा, अब तुम्हें क्या करना है? एक नई एप्लीकेशन फाइल करनी है। क्यों ऐसा किया गया? क्यों? क्योंकि तुम्हारे को जो 15 दिन का टाइम दिया गया था तुमने उसके अंदर उसको करेक्ट नहीं किया, या फिर अगर रेक्टिफाई किया भी है तो वो पार्शियली रेक्टिफाई हुआ है। तो हेंस योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, काइंडली फाइल फ्रेश एप्लीकेशन फॉर DIN। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि रिजेक्ट किया जा सकता है एप्लीकेशन, और डायरेक्शन दी जाएगी कि भैया एप्लीकेंट तुम दोबारा से नई तरीके से एप्लीकेशन फाइल करो विद कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। क्यों? वेदर द डिफेक्ट हैज बीन रेक्टिफाइड पार्शियली, अगर आपने पार्शियली रेक्टिफाई किया तो, और द इंफॉर्मेशन गिवन इज स्टिल फाउंड टू बी डिफेक्टेड, या फिर दोबारा जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो भी डिफेक्टिव ही है। तो उन दोनों सिचुएशन में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। Now, treat and label such application is invalid in the electronic records in case the defects are not removed within the given time। जो भी 15 दिन दिए गए थे आपको, 15 दिन के अंदर आपने डिफेक्ट्स को रिमूव नहीं किया, तो उस केस में जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको लेबल कर दिया जाएगा कैसा? इनवैलिड जैसा। मतलब कि जो आपकी एप्लीकेशन थी वो एज अ वैलिड इनवैलिड ट्रीट होगी अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, या फिर जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी थी वो नहीं प्रोवाइड की है तो। ठीक है सर, एंड ऑब्वियस ही बात है अगर आप ऐसी इतनी बड़ी चीज करने जा रहे हो किसी के ऊपर तो उसको इन्फॉर्म करना तो बनता है ना। तो हम एप्लीकेंट को इन्फॉर्म भी करेंगे। इन्फॉर्म करने का वही तरीका है जो प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब कि हम लेटर बाय पोस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं, या फिर किसी और अदर मोड में भी किए कर सकते हैं। और काम की बात यहां पे ये निकल के आती है कि भाई साहब रिजेक्ट तो कर दिया गया, अगर आपको पहली बार मौका दिया गया आप नहीं माने, उसके बाद जब आपको वो रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपने जो भी फीस पे की थी, जो कि मैं आपको बता के चल रहा हूं कि 1000 रुपीज की आपने फीस पे की होगी, वो आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सर मैंने DR3 फाइल किया, उसके अंदर कुछ कमी आई तो उन्होंने कम्युनिकेट किया बेटा कमी को ठीक करो, 15 दिन का टाइम दिया, कमी को ठीक मैंने 15 दिन में नहीं किया, या फिर किया तो पूरी तरीके से ठीक नहीं किया, तो उस केस में जो भी मैंने यहाँ पे फीस पे की थी 1000 रुपीज की, ये फॉरफिट कर ली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पैसे को ना ही वो रिफंड करेंगे ना ही किसी और एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट करेंगे। मतलब कि आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई नहीं मैं दोबारा फ्रेश फाइल करूंगा DIR3, उसमें इस पैसे को एडजस्ट कर लेना, ना जी ना। ये 1000 रुपए जो आपने दिए थे ये आपकी बेवकूफी की वजह से ऐसा समझ लो कि डूब गए। तो इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन, द फीस सो पेड विद द एप्लीकेशन शैल नीदर बी रिफंडेड नॉर एडजस्टेड विद एनी अदर एप्लीकेशन। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, बहुत ध्यान की बात। नाउ 2 नोट्स दिए गए, इसको और समझते हैं। 154 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज दैट? ऑल DINs allotted to individuals by central government before the commencement of these rules shall be deemed to have been allotted to them under these rules। मतलब कि ये जो रूल नंबर 10 आपका आया, अगर इस रूल नंबर 10 के आने से पहले अगर किसी और रूल के अंदर भी किसी को DIN अलॉट कर दिया गया है तो माना जाएगा कि वो DIN भी जो है वो एज पर रूल 10 ही अलॉट किया गया है। बहुत सिंपल सी बात है कि भैया पुराने एक्ट पुराने रूल्स के तहत भी जिनको DIN मिले होंगे तो वो DIN भी आपके वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दूसरी काम की बात क्या बता रहे हैं कि the DIN so allotted under these rules is valid for the lifetime of the applicant and shall not be allotted to any other person। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको DIN नंबर दिया गया है वही सेम DIN नंबर किसी और व्यक्ति को भी दे दिया जाए, ना जी ना। एक यूनिक DIN नंबर होता है जो कि एक ही व्यक्ति के लिए होता है और आज जीवन के लिए होता है, पूरे जीवन तक वो वैलिड रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम लिमिट के बाद एक्सपायर हो जाएगा। दैट इज जस्ट लाइक अ पैन नंबर। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 153 एंड 154 जिसमें हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन की, और दूसरे में बात की हमने अलॉटमेंट की ऑफ DIN। नाउ नेक्स्ट पार्ट में इसकी जो मिसलेनियस सेक्शन है छोटे वाले उनको कंप्लीट करेंगे। टिल देन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।